साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है आप ही की एक सामान्य क्वेरी से। क्वेरी क्या है कि अगर कॉल किया है साइबर सेल ने तो मैं क्या करूँ? भाई क्या करोगे? क्या करोगे मुझे आप बताओ? भाई आप आ जाओगे पैनिक में, आप आ जाओगे एंग्जायटी में, जल्दबाजी करोगे या एंटिसिपेटेड लगाओगे या आपके मन में सिर्फ एक ही भय होगा कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, अब बच नहीं पाऊंगा, या आप भाग सकते हैं या फ्ली अवे हो सकते हैं। यही तो पॉसिबिलिटी है अक्यूज के पार्ट पे, और क्या है। पर क्या आपको लगता है कि एंटिसिपेटेड लगाने से फायदा होगा? क्या आपको लगता है भागने से फायदा होगा? अगर हो रहा है तो आप प्रोसेस को जो है अडॉप्ट करो। पर लगता है कि हम कुछ काम कर पाएंगे इन द लॉजिकल एंड लीगल वे, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने कलेक्ट की है मेरे एक्सपीरियंस से कम उसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आपको कॉल करेगा साइबर सेल, अगर वो फोन करते हैं या आपको बुलवाते हैं ईमेल से, तो जाने का नहीं। कब जाने का है कि जब हमें वो एक नोटिस देंगे। नोटिस हमें होना चाहिए फिजिकली सर्व, और नोटिस पर लिखा होगा धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS के तहत नोटिस, जो कि पूर्व में क्या था 41 CRPC। अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो हो गया देन जाने का है, अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ तो जाने का नहीं है। क्लियर हो गया? कई बार ऐसा होता है कि नोटिस पे धाराएं लिखी हुई नहीं होती हैं, जो धारा मैंने आपको स्पेसिफिक करी है, तो आप उनको एक स्पष्टीकरण नोट जो है भेज सकते हैं विद अ कॉल कि आप ये स्थिति भी स्पष्ट कर दें कि जो कंसर्न नोटिस है कि धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS में है या नहीं है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अपना नहीं दे रहे हैं स्पष्टीकरण, आपको नया नोटिस जो है धाराओं के तहत इशू नहीं कर रहे हैं, देन अवॉइड। कुल मिला करके एक गोल्डन रूल हमारे सामने क्लियर हो चुका है कि जो भी आएगा नोटिस उसमें धाराएं मीन्स धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS स्पष्ट सा लिखा होना चाहिए। अगर वो लिखा हुआ है देन हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर वो चीज नहीं है देन डेफिनेटली वी कुड से दैट कि ये नोटिस प्रोसेस का अब्यूज है। अब आपने रिमाइंडर भी इशू कर दिया, आपने उनसे निवेदन भी कर दिया, आपने उन्हें स्पष्टीकरण के लिए भी लिख दिया कि साहब ये स्पष्ट करें कि ये नोटिस जो है 35 में है या नहीं है, पर वो इस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। देन क्या करेंगे? हमें जाना है फिर हाई कोर्ट, धारा 528 BNSS में, और जो कंसर्न नोटिस उसको चैलेंज करना है। ये करते हुए इंडिकेट कि ये प्रोसेस का अब्यूज है। इसके अलावा जो स्थानीय मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष भी हम आवेदन पेश कर सकते हैं, जिसके लिए महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका स्पेसिफिकेशन है 2016 SCC पेज 277। क्लियर हो गया? कितना आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको आया है नोटिस तो उसको अवॉइड नहीं करना है, आपको जो है ज्ञापन सौंपना है। पर ज्ञापन के कॉन्टेक्स्ट में आप कंसल्ट कर सकते हैं लॉयर से। ये मैं इसलिए कहता हूं कि बेसिकली हम लोग सामान्य इंसान हैं, कई बार लिखते हुए हम लोग भेज जाते हैं इमोशन में, या ऐसी बातें लिख देते हैं जो हमें नहीं लिखनी चाहिए। देखिए कोई भी आपका एडमिशन जो आपके पार्ट पर है आपको डाल सकता है मुसीबत में। आपको ये मालूम होना चाहिए, आपका अधिकार है संविधान में भी और कानून में भी कि आपको कन्फेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर वो लोग कन्फेशन के लिए बाध्य कर रहे हैं, डेफिनेटली यू मे रेसिस्ट एंड यू मे फाइल द ऑब्जेक्शन एज पर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप सेक्शन 23BSA की लाइट में अपनी आपत्तियां जो है दाखिल कर सकते हैं। देखिए जो भी हमारे पे आरोप है उसका हमें देना है स्पष्टीकरण। देखिए हमें हमारा केस प्रूव नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, हमें हमारा बचाव रखना है रिगार्डिंग द प्लॉजिबल इफेक्ट। क्लियर है बात? ये उदाहरण के लिए अगर उनका कहना है कि आपके खाते में 5,000 रुपए, तो अल्टीमेटली आप जो है दोषी हैं। मैं छोटी सी बातें कह दूं कि सिर्फ पैसे आपके खाते में आ गए, इससे आप कंसर्न केस में जो है दोष से लिप्त नहीं हो जाते हैं। उनको यह साबित करना होगा कि एक्टिवली यू पार्टिसिपेट इन द क्राइम, या आपने उस क्राइम में जो है भागीदारी निभाई है बाय द वे ऑफ कॉन्स्पिरेसी। सिर्फ आक्षेप है, सिर्फ मनी का ट्रांसफर हुआ है तो यह पर्याप्त नहीं है। हम सब जानते हैं, रिसेंट फैसले भी हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के, जहां कहा गया कि अगर पैसा खाते में आया है, पैसा डिस्प्यूटेड है, तो कंसर्न पैसे पर लीन किया जा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंसर्न व्यापारी दोषी हो गया या उसका अकाउंट को जो है इन होल अटैच किया जाए। जब कानून हमारे साथ है, सिर्फ प्लीड तो करना है। अगर हम प्लीड ही नहीं करेंगे, बात को रखेंगे नहीं, हम एंग्जाइटी में आएंगे, पैनिक में आएंगे, तो हमें फायदा क्या मिलेगा इसका? इसलिए बात को रखें, तरीके से रखें। एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि ऐसे कोई भी एविडेंस जो शो करती है आपका बोनाफाइड, उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको इंक्लोज कीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए व्यापारी है, खाते में अमाउंट आ गया डिस्प्यूटेड, तो आप 3 बातों पे जोर दे सकते हैं कि सर पहली बात तो मैं व्यापारी हूँ, लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ, मेरी दुकान है, मेरा घर है जिसका सो एंड सो एड्रेस है, इसके अलावा मेरे पास GST है, मेरे पास जो है प्रॉपर लाइसेंस है, मैंने कोई गलत काम आज तक किया ही नहीं है, आई एम हैविंग नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केस अगेंस्ट मी। ये मेरी जिंदगी का पहला केस है। एक अमाउंट आया मेरे खाते के अंदर जो मैंने कोई सेवाएं दी या मैंने कोई माल बेचा, उसके अगेंस्ट से पैसा आया,
तो कुल मिलाकर के मैं बोनाफाइड हूँ, अपने बोनाफाइड को शो करना पड़ेगा आपको। जब तक बोनाफाइड आप शो नहीं करेंगे, तब तक आपको राहत जो है नहीं मिलेगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर नोटिस आपको आ गया है धारा 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस में, तो उसका मतलब क्या है? आप गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। तो पैनिक में नहीं आना है, एंग्जायटी में नहीं आना है। आपको एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं लगानी है, और जब आप जवाब देंगे, उसको आपको भेजना है स्पीड पोस्ट से, व्हाट्सएप से एंड ईमेल से। तो कुल मिलाकर के ये महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो चीज़ें आसान हैं, अगर आप करेंगे आसानी से। अगर आप जहाँ भागे या फ्ली अवे हुए या आपने प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करा, वहाँ पर आप तकलीफ में आ जाएँगे। भई बेसिकली उन्हें एक प्रोसेस फ़ॉलो करना है, और आपको भी जो है प्रोसेस फ़ॉलो करना है। अगर उन्होंने प्रोसेस फ़ॉलो कर लिया और आपने प्रोसेस फ़ॉलो नहीं करा, तो आप ट्रबल में आ जाएँगे। तो कुल मिलाकर के प्रोसेस फ़ॉलो करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय राम जी की।